इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी सिर्फ परचेज नहीं होती, ये इमोशन, ट्रेडिशन और जनरेशंस की कहानी होती है। सालों तक सिस्टम सिंपल था, मोहल्ले के ज्वेलरी पर भरोसा करो और जो वो बोले मान लो। प्योरिटी सही है या नहीं, प्राइस फेयर है या नहीं, चेक करने का कोई इजी तरीका ही नहीं था। यही गैप टाइटन ने स्पॉट किया। टाइटन को समझ आया अगर ट्रस्ट स्टैंडर्डाइज हो जाए तो ज्वेलरी सिर्फ फैमिली दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी, ऑर्गेनाइज नेशनल रिटेल बन सकती है। और कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए टाइटन ने 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की, जिन्हें हम आज के इस वीडियो में डिकोड करेंगे। लेकिन दोस्तों, उन गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज को समझने से पहले चलिए देखते हैं कि आखिर टाइटन ने इस मैसिव ज्वेलरी बिजनेस में अपनी शुरुआत की कैसे। असल में टाइटन की कहानी ज्वेलरी से नहीं, वॉचेस से शुरू होती है। 1970s के दौरान इंडिया का वॉच मार्केट काफी लिमिटेड था। डिजाइन्स कम थे, ऑप्शंस बोरिंग थे और एक नई वॉच लाने के लिए लोगों को लंबी वेटिंग लिस्ट फेस करनी पड़ती थी। ऑर्गेनाइज सेगमेंट में बस एक बड़ा नाम था, HMT। टाइटन ने यहां एक क्लियर गैप देखा। टाटा ग्रुप ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके टाइटन वॉचेस शुरू की, एक क्लियर फोकस के साथ, मॉडर्न डिजाइन और क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी। क्वार्ट्ज वॉचेस ज्यादा एक्यूरेट थी, स्टाइलिश थी और ट्रेडिशनल मैकेनिकल वॉचेस से काफी एडवांस थी। और यही टाइटन का पहला मास्टर स्ट्रोक था। ब्रोकन मार्केट आइडेंटिफाई करो, ऑर्गेनाइज सोल्यूशन लाओ और कंज्यूमर ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग ब्रांड के थ्रू जीतो। बाद में ज्वेलरी बिजनेस में भी टाइटन ने एग्जैक्टली यही प्लेबुक फॉलो की। लेकिन कहानी यहां से ज्वेलरी तक आखिर पहुंची कैसे? वेल, इट इज ड्यू टू द 1990s फॉरेक्स क्राइसिस। देश में डॉलर्स की कमी हो गई, इंपोर्ट्स मुश्किल हो गए। टाइटन को वॉच बिजनेस चलाने के लिए फॉरेक्स चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स इंपोर्ट होते थे। सवाल सिंपल था, डॉलर्स लाए कहां से? जवाब मिला, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स। इंडियन ज्वेलरी अपनी फाइन क्राफ्टमैनशिप्स के लिए ग्लोबली रिस्पेक्टेड थी और एक्सपोर्ट से फॉरेक्स मिल सकता था। शुरू में ये बस सर्वाइवल मूव था, पर इसी मजबूरी ने एक बड़ा मौका दिखा दिया। इंडिया का ज्वेलरी मार्केट मैसिव था पर फ्रैगमेंटेड, लोकल फैमिली ज्वेलर्स के भरोसे चल रहा था और यही डिस्कवरी ने टाइटन की डायरेक्शन बदल दी। टाइटन का ज्वेलरी सेगमेंट आज इनका कोर वैल्यू क्रिएटर है, लेकिन ये सक्सेस इन 3 गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज पर टिका है। ज्वेलरी मार्केट में एंट्री लेने के बाद टाइटन को जल्दी एक रियलिटी समझ आ गई। इंडियंस ज्वेलरी को एक्सपेंस नहीं मानते, उनके लिए गोल्ड ज्वेलरी सेविंग्स होती है, वेल्थ स्टोर करने का तरीका होता है, स्पेशली शादियों और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन ये इनसाइट टाइटन को शुरू से क्लियर नहीं थी। कंपनी ने इनिशियली 18 कैरेट ज्वेलरी लॉन्च की जो डिजाइन वाइज मॉडर्न थी, ग्लोबली एस्थेटिक्स से इंस्पायर्ड थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि इंडियन कंज्यूमर्स को फैशन एसेसरीज से ज्यादा 22 कैरेट गोल्ड का वेट और प्योरिटी मैटर करता था। इस अर्ली फेलियर ने टाइटन को सिखा दिया कि इंडियन माइंडसेट को समझे बिना यहां टिकना नामुमकिन है। इस फेलियर के बाद टाइटन ने अपना पूरा फोकस प्योरिटी और ट्रस्ट बिल्डिंग पर शिफ्ट किया। टाइटन ने तनिष्क स्टोर्स में कैरेट मीटर इंट्रोड्यूस किए, मशीन जो गोल्ड की प्योरिटी साइंटिफिकली टेस्ट करती थी। कस्टमर्स अपनी ज्वेलरी कहीं से भी लाकर चेक कर सकते थे। इस ट्रांसपेरेंसी ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। फिर आया 19 to 22 कैरेट गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम। लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी लाकर सर्टिफाइड ज्वेलरी ले सकते थे, सिर्फ मेकिंग चार्जेस देकर। इस मूव ने फैमिलीज को ट्रेडिशनल फैमिली ज्वेलर्स से स्विच करने का सेफ रीजन दे दिया। ट्रस्ट धीरे धीरे रेपुटेशन से निकलकर वेरिफिकेशन पर शिफ्ट होने लगा। ट्रस्ट जीतने के बाद अगला टारगेट था अफोर्डेबिलिटी। हाई अपफ्रंट कॉस्ट एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर था। इसे तोड़ने के लिए टाइटन ने म्यूचुअल फंड SIP जैसा गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम लॉन्च किया। कस्टमर 11 महीने तक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जमा करता और 12th इंस्टॉलमेंट टाइटन खुद देता। अब हेवी ज्वेलरी खरीदने का डर नहीं, बल्कि एक प्लान्ड हैबिट बन चुकी थी। इन 3 स्ट्रैटेजीज ने ज्वेलरी मार्केट का पूरा डायनामिक्स बदल दिया। टाइटन ने प्योरिटी इंश्योर की, प्राइसिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया और ज्वेलरी को मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक्सेसिबल बना दिया।
ये सिर्फ बिजनेस एक्सपांशन नहीं था, ये इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था। ट्रस्ट और एक्सेसिबिलिटी सॉल्व होने के बाद ज्वेलरी मार्केट का स्केल ही बदल गया। अब सिर्फ बायर्स बढ़ नहीं रहे थे, उनकी नीड्स भी डाइवर्सिफाई हो रही थी और यही टाइटन ने अपना नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मूव खेला। हर नीड के लिए अलग ब्रांड्स। तनिष्क ट्रेडिशनल और ब्राइडल ज्वेलरी का लीडर बना। मिया ने वर्किंग वुमेन की लाइट वेट डेली वेयर को कैप्चर किया। जोया प्रीमियम डिजाइन के साथ एफ्लुएंट बायर्स तक पहुंचा। कैरेटलैंड ने यंग जनरेशन्स के लिए ऑनलाइन ज्वेलरी शॉपिंग इजी बना दी। और दोस्तों, हर इनकम लेवल को सर्व करना यही स्ट्रैटेजी थी। प्रीमियम प्रोडक्ट से प्रॉफिट बढ़े और मल्टीपल ब्रांड्स ने रिस्क कम किया। अब टाइटन सिर्फ ज्वेलर नहीं था, वो मार्केट का डायरेक्शन सेट कर रहा था। आज ज्वेलरी ही टाइटन का सबसे बड़ा बिजनेस और कोर ग्रोथ इंजन है। जो शुरुआत मजबूरी से हुई थी, वही आज डोमिनेंस की वजह है। इन स्ट्रेटेजिक मूव्स का इंपैक्ट नंबर्स में क्लियरली दिखाई देता है। आज ज्वेलरी बिजनेस टाइटन की ग्रोथ का मेन इंजन है। रैपिड स्टोर एक्सपांशन का फायदा टाइटन को मिला। सिर्फ सेल्स नहीं, प्रॉफिट मार्जिन भी सॉलिड हुए। स्टडेड और प्रीमियम मिक्स की वजह से मार्जिन्स हेल्दी रहे। पर सिर्फ प्रॉफिट बनाना काफी नहीं होता। महंगी इन्वेंट्री के बावजूद स्मार्ट प्लानिंग और हेजिंग से वर्किंग कैपिटल स्टेबल रहा। एफिशिएंट ऑपरेशंस ने स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन अनेबल की, जिससे एक्सपांशन बिना हाई डेट के पॉसिबल हुआ। डिसिप्लिन ग्रोथ का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स होता है। टाइटन एसेट लाइट मॉडल और हेल्दी मार्जिन्स के साथ एक्सपांड करता है, जिससे कैपिटल वेस्ट नहीं होता और रिटर्न्स एफिशिएंट रहते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाया, इसीलिए मार्केट टाइटन को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है और रिजल्ट सामने है। टाइटन इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसिव वेल्थ क्रिएटर साबित हुआ है। टाइटन की ताकत सिर्फ गोल्ड नहीं है, उनकी असली स्ट्रेंथ है क्रेडिबिलिटी, कल्चरल समझ और हर टाइप के कस्टमर को ट्रस्टेड ब्रांड के थ्रू सर्व करना। इंडिया का ज्वेलरी मार्केट जब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ रहा है, टाइटन सबसे आगे नजर आता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।